दोस्तों नमस्कार, मैं राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। 4 नवंबर 1948 संविधान सभा ने 4 दिनों तक बहस की कि इस देश का नाम जो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद आज़ादी की हवाओं में सांस लेने वाले इस बड़े भूभाग को किस नाम से दुनिया जानेगी, इस बात पर संविधान सभा में बहस हुई। लेकिन 4 दिनों के बाद भी जब वो बहस किसी सार्थक चर्चा में नहीं पहुंच पाई, उसके लगभग 1 वर्ष बाद 16 सितंबर 1949 को पुनः एक बार संविधान सभा इस बात पर बैठी कि देश का नाम क्या होना चाहिए। उस कमेटी में संविधान सभा की चर्चा करने वाले लोगों में कई लोग शामिल थे। उन लोगों ने 4 नाम प्रस्तुत किए। पहला नाम भारत, दूसरा नाम भारतवर्ष, तीसरा नाम हिंदुस्तान और चौथा नाम इंडिया। लेकिन आपको बताएं कि दक्षिण भारत में भारत नाम का विरोध हो रहा था, उत्तर भारत में इंडिया नाम का विरोध हो रहा था और वहीं मुस्लिम समुदाय के जो पूरा एक मोर्चा था, वो मोर्चा हिंदुस्तान नाम का विरोध कर रहा था। बाद में इसका सलूशन निकाला गया और तब एक लाइन लिखी गई कि इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। ये लाइन जब लिखी गई तो इंडिया नाम देने वाले जो लोग थे, उस फेहरिस्त में जब हम जाएंगे, उस लिस्ट को जब हम उठाकर देखेंगे तो उसमें सबसे पहला नाम निकलेगा सेठ गोविंद दास का, दूसरा नाम निकलेगा कमलापति त्रिपाठी का, तीसरा नाम उसमें है श्रीराम सहाय का, चौथा नाम है हरगोविंद पंत का और पांचवा नाम है हरविष्णु कामत का। इन 5 लोगों के सुझाव से ये लाइन लिखी गई कि इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। 70 सालों के बाद जब उस समय संविधान सभा ने इस नाम की घोषणा की होगी, इंडिया दैट इज भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया होगा, उसके बाद क्या संविधान सभा, संविधान बनाने वाले लोगों ने या देश के लोगों ने कभी कल्पना की होगी कि देश कभी भी इस नाम के फसाद में भी पड़ सकता है, या देश में कभी ऐसा भी फसाद हो सकता है कि देश इंडिया है या भारत है। लेकिन पिछले कुछ समय से मानसून सत्र के आखिरी दिन नरेश बंसल, जो राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो उत्तराखंड से आते हैं, जो 8 वर्ष की उम्र में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी आरएसएस से जुड़ गए थे, उन्होंने मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में ये प्रस्ताव रखा था कि संविधान से इंडिया शब्द निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा है, वहां भारत दैट इज भारत लिख दिया जाए। इस प्रस्ताव के बाद भारत में इस बात की गहमा गहमी शुरू हो गई, फुसफुसाहट शुरू हो गई और उसी फुसफुसाहट के नतीजन अभी पिछले दिनों संघ प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं, सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि आप लोग भारत को भारत कहना शुरू करिए, इंडिया कहना बंद कर दीजिए। उसके बाद से देश में नई राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी, लेकिन इन सब चीजों को धरातल पर या संवैधानिक स्तर पर कोई मानता नहीं था, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश की सियासत एकदम से गरमाने लगी। हर कोई गली चौराहे पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, यहाँ तक कि गलियों से लेकर संसद के गलियारों तक इस बात की चर्चा होने लगी और देश से लेकर विदेश तक इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अब देश का नाम भी बदला जाएगा। जो लोग नगरों का, मोहल्लों का, शहरों का, कस्बों का और रेलवे स्टेशनों का
कार्यक्रमों का, योजनाओं का नाम बदलते थे, क्या अब देश का भी नाम बदल दिया जाएगा? लेकिन इन्हीं सब चर्चाओं के बीच राष्ट्रपति भवन से एक निमंत्रण पत्र छपके निकलता है और आप लोगों को पता होगा कि बस 2-4 दिन में ही G20 की समिट होने वाली है। G20 की समिट में देश विदेश के तमाम नेता, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले हैं। उसके लिए जो डिनर पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, उस डिनर पार्टी के प्रोग्राम के निमंत्रण पत्र जो भेजे गए भारत के तमाम नेताओं को, उसमें जो लिखा जाता था पहले, राष्ट्रपति भवन से कोई भी पत्र या निमंत्रण पत्र जब निकलता था तो उस पर ऊपर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति भवन से कोई दस्तावेज निकला और उस पर लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसके बाद पूरी मीडिया, पूरा तंत्र, पूरी भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष, सारे पत्रकार और पूरे देश की जनता इस गहमा गहमी में जुट गई कि क्या देश का नाम अब इंडिया नहीं रहेगा, सिर्फ भारत माना जाएगा। और जब कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई क्यों छेड़छाड़ की जा रही है, क्यों बदलाव किया जा रहा है, आखिरकार इंडिया अलायंस जो INDIA अलायंस बना है, यानी इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन जो बना है, तमाम क्षेत्रीय दल, तमाम छत्रप और कांग्रेस पार्टी सहित 26 से 28 विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए जब से एक छत के नीचे एकजुट हुए और उन्होंने अपने गठबंधन को नाम दिया इंडिया और एक स्लोगन दिया कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तब से इंडिया शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सत्ता ने ये मान लिया कि इंडिया शब्द अछूता है, गुलामी की निशानी है और आतंकवादी संगठनों से मिलने वाला ये नाम है। आइए आज इंडिया और भारत के एक एक पन्ने को खोल कर देखते हैं कि इंडिया क्या है, भारत क्या है, कौन भारत के साथ है, कौन इंडिया के साथ है और भारत और इंडिया को आपस में लड़ाने वाले कौन हैं, उनके बीच में दरार पैदा करने वाले कौन हैं। जब से इंडिया और भारत के नाम के बीच की चर्चा होनी शुरू हुई है, तब से विपक्ष कह रहा है कि इंडिया नाम से घबराए हुए क्यों हो, सत्ता पक्ष कह रहा है कि भारत माता की जय बोली जाती है, भारत ही हमारा असली नाम है, भारत गौरव है। और वहीं कुछ पत्रकार, गोदी मीडिया के जो पत्रकार, तमाम तो पत्रकार ऐसे हैं जो तमाम तस्करी में जेल गए, तिहाड़ गए और तिहाड़ से रिटर्न होने के बाद वो देश के लोकतंत्र का खुद को चौथा स्तंभ बताते हैं और वो पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के विरोधी जो हैं वो इंडिया के साथ हैं, जो सनातन के विरोधी हैं वही भारत के विरोधी हैं। ऐसा नक्शा देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको ये आज बताना चाहेंगे कि इस भारत और इंडिया का जिन लोगों ने झगड़ा कराया है, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि भारत क्या है और इंडिया क्या है। कभी देश की संसद में खड़े होकर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये अखंड भारत, इसमें दो देश बसते हैं, एक तो वो है जो इंडिया है और एक तो वो है जो भारत है। और इंडिया वो है जो चकाचौंध से भरा हुआ है, जो पूंजीपतियों का है, जो कारपोरेटर्स का है, जो उद्योगपतियों का है, जो शेयर मार्केट में बारे न्यारे करने वाले लोगों का है, जो राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह से अकूत संपत्ति को इकट्ठा करने वाले लोग राजनीति को व्यवसाय समझते हैं, उन लोगों का है। कहने का मतलब कि अमीर जो एक श्रेणी में आते हैं, देश के 10-15% लोग, वो इंडिया है और जो देश का 80 से 85% भाग है, जहां भुखमरी है, गरीबी है, मुफलिसी है, मजदूरी है, किसानी है, दिहाड़ी मजदूर है, अशिक्षा है, कुपोषण है, ऑक्सीजन के अभाव में मरते हुए लोग हैं, भूख के अभाव में मरते हुए लोग हैं और
तमाम वो लोग हैं जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, तमाम वो लोग हैं जो भीख मांगते हैं, तमाम वो लोग हैं जो तमाम अनाथाश्रमों में रहते हैं, बच्चे शिक्षा से दूर हैं, वो भारत है जहां पता ही नहीं चलता कि कब पसीने की बदबू में नींद आ जाती है, जहां न बिजली है न पानी है, जहां कुछ नहीं है, वो भारत है। आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, और देश का तमाम सा ऐसा भूभाग है जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वो भारत है। ये कथन था पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के जरिए इसको परिभाषित और संज्ञासित भी किया था। निश्चित तौर पर आज के भारत और आज की इंडिया के बीच की जो फर्क है, जो दरार है, वो हम आपको इन आंकड़ों के जरिए दिखाना चाहेंगे। आज के जो भारत यानी इंडिया, जो इंडिया के टॉप के 10 लोग हैं, यानी देश के जो 10 अमीर हैं, सिर्फ 10 अमीरों की संपत्ति 27,52,000 करोड़ रुपया है। इस देश की जो कुल संपत्ति है उसका 72% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास है। यानी 100 लोग अगर इस देश में रहते हैं तो सिर्फ 10 लोगों के पास इस देश के 72 रुपया हैं, और बचे हुए 90 लोगों के पास इस देश का 28 रुपया है। यानी 10 लोगों के पास इस देश की संपत्ति है 27,52,000 करोड़। अगर हम टॉप के 100 लोगों को उठा लें तो 100 लोगों के पास इस देश में 54 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगर हम परसेंट के आंकड़ों में जाएं तो 10% लोगों के पास इस देश की 72% पूंजी है। 5% अगर हम देखें, सिर्फ 5% लोगों के पास इस देश की 52% पूंजी 62% पूंजी है, सॉरी 62%, यानी सिर्फ 5 लोगों के पास इस देश का 62 रुपया है, और बचे हुए 95 लोगों के पास इस देश का 38 रुपया है। यह आर्थिक असमानता जो इंडिया और भारत के बीच में है। और अगर हम सिर्फ 1% लोगों की बात करें, यानी अगर भारत को 100 लोगों का देश समझा जाए तो उसमें से एक व्यक्ति के पास इस देश के 40 रुपया हैं, और बचे हुए 99 लोगों के पास इस देश के 60 रुपया हैं। ये है इंडिया, जहां 10% के पास 72% पूंजी है, जहां 5% के पास 62% पूंजी है, जहां 1% के पास 40% पूंजी है, और वहीं भारत है दूसरी तरफ। भारत है, आप अंदाजा लगाइए कि 10% के पास 72% पूंजी, और इस देश का जो भारत है जिसके लिए दावा किया जाता है कि हमने बीमा दे दिया, हमने किसान सम्मान निधि दे दी, हमने सबको आवास दे दिया, हमने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज दे दिया, हमने जनधन के खाते खुलवा दिए, हमने सिलेंडर पर सब्सिडी दे दी। ऐसा भारत, उस भारत के 50% लोग यानी लगभग 70 करोड़ लोगों के पास इस देश की 3% पूंजी है, सिर्फ 3%। यानी 100 लोगों का देश अगर है तो 50 लोगों के पास सिर्फ 3 रुपया है, और एक आदमी के पास 40 रुपया है। ये जो आर्थिक असमानता देश में है, ये आर्थिक असमानता जो पहले तो थी, लेकिन 2014 के बाद इस आर्थिक असमानता के आंकड़ों में बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन आया। वो आंकड़े में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इस देश के 40% लोग जो मध्यम वर्गीय हैं, जो नीचे तबके के मध्यम वर्गीय है, जो मध्यम वर्गीय है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, और जो मिडिल क्लास है, वो बीच का भी एक तबका है जो ना बहुत अमीर है, जो ना जहाजों में बैठ के शाम को पैक लगाता है, जो ना शाम को बैठकर लंदन के स्विमिंग पूल में नहाता है। वो स्टार्टअप की दुनिया है, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, ये बीच का जो तबका है, ये 40% जो लोग हैं, इनके पास इस देश की 25% पूंजी है। यानी 50% लोगों के पास सिर्फ 3% पूंजी, और 1% लोगों के पास 40% पूंजी। यह आर्थिक असमानता इंडिया और भारत के बीच में है।
इस इंडिया और भारत का दर्पण दिखाना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया और सत्ता की बचाने की आखिरी कोशिश करने वाले लोग किसी दूसरी इंडिया और दूसरे भारत का दर्पण आजकल टीवी और सोशल मीडिया में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी देश में जो लोग आज इंडिया और भारत के बीच की दरार को पैदा कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं बताएंगे कि 3 करोड़ लोग ये देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। क्यों चले गए? आईआईटीएंस जो आईआईटी पास करने वाले लोग थे, उनको हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, उनको हम पैसे नहीं दे पाए सही। जो आईआईएम पास आउट लोग थे, उनको हम रोजगार नहीं दे पाए, उनके मुफीद उनको पैसा नहीं दे पाए, उनके मुफीद उनको हम स्टार्टअप नहीं दे पाए, वो दूसरे देशों में चले गए। चाहे कई मिलियनर और बिलियनर थे, कई करोड़ संपत्तियों के मालिक उद्योगपति इस देश को छोड़कर चले गए, क्योंकि चंद पूंजीपतियों के हवाले सरकार ने पूरे देश को सौंपने की कोशिश की, उन उद्योगपतियों को नहीं काम करने दिया। उसके बाद ये देश छोड़कर चले गए। समय कम है। टैक्स जो दिया जाता है, इसी के बीच में मैं आपको बता दूं, जो टैक्स दिया जाता है, आपने ये तो सुन लिया कि पूंजी कितनी कितनी है। जो टैक्स दिया जाता है, जो टॉप के 3%, जो 10% लोग हैं, जो जिनके पास 72% पूंजी है, वो 10% लोग इस देश में जो टैक्स जाता है वो सिर्फ 3% देते हैं। यानी जो भारत सरकार को पूरा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसमें 3% हिस्सा उन 10% का है जिनके पास इस देश की 72% पूंजी है। और जो इस देश को टैक्स कलेक्ट होता है, उसमें 64% हिस्सा उस 50% का है जिसके पास इस देश की कुल संपत्ति ही 3% है। जो 3% पूंजी का मालिक है, वो 64% टैक्स देता है, और जो 72% पूंजी का मालिक है, वो 3% टैक्स देता है। ये फर्क है इंडिया और भारत का। इंडिया जो क्रीम है, इंडिया तो आरबीआई को लूटकर चला गया, और तमाम से वो लुटेरे हजारों करोड़ लेकर देश को छोड़कर चले गए। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, तमाम वो लोग जो छोड़कर देश को चले गए और भारत को मुफलिसी में छोड़कर चले गए। वहीं 2014 के बाद 2022 तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे ये निकल कर आया है कि 14 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने उद्योगपतियों का माफ किया है। यानी जो सरकार, जो पार्टी आज भारत की बात कर रही है, उसने भारत के लोगों को 14 लाख करोड़ नहीं दिया, बल्कि 14 लाख करोड़ इंडिया यानी चकाचौंध वालों को माफ कर दिया। ये लोग आज भारत और इंडिया के बीच की बात करते हैं। और ये क्यों दिया गया? ये 14 लाख करोड़ उद्योगपतियों का क्यों माफ किया गया? क्योंकि फिर इन्हीं लोगों ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया, और राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला, उसमें से 85% चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। यानी पॉलिटिकल फंडिंग अगर 100 रुपए हुई है, तो 85 रुपया भाजपा को गए हैं। आइए उस आंकड़ों पर भी जरा नजर डालते हैं। 2018 में 1054 करोड़ रुपए राजनीतिक चंदा मिला इस देश में, 19 में 5054 करोड़ मिला, 20 में 363 करोड़ मिला, 21 में 1501 करोड़ मिला, 22 में 3703 करोड़ मिला, और 23 यानी जुलाई तक 2090 करोड़ रुपए राजनीतिक फंडिंग हुई है इस देश में, जिसमें 85% हिस्सा भाजपा को गया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के बीच में है। इतनी किसी की नहीं है। कांग्रेस की संपत्ति तो 500 करोड़ के भी नीचे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संपत्ति 8,000 करोड़ के ऊपर है। ये अंदाजा आप लगाइए। टॉप मोस्ट, वहीं आपको हम ये बता दें कि जो भारत और इंडिया के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, टॉप मोस्ट जो 25 कारपोरेटर्स हैं, जो गुजरात के हैं, उनके दफ्तर यानी उनके हेड क्वार्टर जो हैं, वो भारत के बाहर हैं, भारत में नहीं है, जो आज भारत के हिमायती होने का दावा कर रहे हैं। कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि 2014 के बाद जो नोटबंदी आई, जीएसटी आई, उसके बाद 1400 कंपनियां बंद हुई, 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए, 91,000 कर्मचारियों को पिंक स्लिप दिया गया,
30,000 से ज्यादा कर्मचारी छटनी करके निकाले गए। अगर इस देश में महिला पुरुष की बात करें तो लगभग इस देश में 46 करोड़ महिला वोटर हैं, जिनमें 1,85,00,000 दिहाड़ी मजदूर हैं, 70 लाख महिलाएं किसान हैं, 90 लाख महिलाएं सरकारी और गैर सरकारी नौकरी करती हैं, वहीं 38 लाख महिलाएं बिजनेस करती हैं। कुल मिलाकर 3,82,00,000 महिलाएं हैं जो कामगार हैं, यानी काम करती हैं। शेष 42 करोड़ महिलाएं पुरुषों के भरोसे हैं। कल ही एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मोदी के हारते ही, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के केंद्र की सरकार से बाहर होते ही शेयर मार्केट में 40% का गिरावट दर्ज की जाएगी। 40% एक ही झटके में शेयर मार्केट नीचे आ जाएगा। ये कल ही रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो आई है, जो शेयर मार्केट से संबंधित है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की आय, इंडिया यानी चकाचौंध, इंडिया यानी पूंजीपति, इंडिया यानी कारपोरेटर्स, इंडिया की आमदनी, इंडिया की संपत्ति लगातार बढ़ती गई और भारत की आमदनी, गरीबी की आमदनी, किसानों की आमदनी, महिलाओं की आमदनी, मजदूरों की आमदनी और कर्मचारियों की आमदनी लगातार घटती गई। आप अंदाजा लगाइए कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अडानी की संपत्ति 2014 में कारपोरेटर्स में सबसे ज्यादा निशाने पर अगर इस सरकार में कोई रहा है तो वो अडानी, सबसे ज्यादा विवादित कोई रहा है तो वो अडानी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक, देश से लेकर विदेश तक उसकी चर्चा हुई। इसलिए वो एक नाम आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2014 में जिस अडानी की संपत्ति 7 अरब डॉलर थी, उस अडानी की संपत्ति 150 अरब डॉलर हो गई है 2022 में। यानी अगर कोई व्यक्ति 7 रुपए का मालिक था, ऐसे समझिए आप, जो व्यक्ति 2014 में 7 रुपए का मालिक था, वो व्यक्ति 2022 में 150 रुपए का मालिक हो गया। कोई व्यक्ति अगर 70 रुपए का मालिक था तो वो व्यक्ति 1500 रुपए का मालिक हो गया। और जिस व्यक्ति की हैसियत 700 रुपए थी 2014 में, वो व्यक्ति इस समय 15,000 का मालिक हो गया। आप खुद में ये एहसास करिए, ठेली लगाने वाले, पान की दुकान वाले, चाय की दुकान वाले, या जो आम आदमी है, भारत का आम किसान है, मजदूर है, वो ये बताए क्या उसकी संपत्ति में भी इसी तरह इजाफा हुआ है? जो 7 रुपए की वैल्यूएशन उसकी थी 2014 में, उसकी वैल्यूएशन 150 रुपए क्या हो गई है। इतने गुना संपत्ति जो कारपोरेटर्स की बढ़ी है। ये जो इंडिया और भारत की बहस छिड़ी है गठबंधन बनने के बाद, मैं आपको बताऊं कि 2014 के बाद मोदी सत्ता ने लगभग 119 ऐसी योजनाएं की हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, न्यू इंडिया, 119 ऐसे कार्यक्रम जारी किए केंद्र सरकार ने, जिसमें इंडिया शब्द का उल्लेख है। अब कुछ लोग आ रहे हैं निकल के, अमिताभ बच्चन आए हैं, वीरेंद्र सहवाग आए हैं। वीरेंद्र सहवाग जो बीसीसीआई में हैं, अब सरकार के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो कल ही बीसीसीआई से घर भेज दिए जाएंगे, क्योंकि वहां तो जयशाह बैठे हैं जो अमित शाह के बेटे हैं। अब वीरेंद्र सहवाग बोले हैं कि इंडिया गुलामी की निशानी है, भारत गौरवान्वित करता है। जिस क्रिकेट ने उन्हें पहचान दी, जिस क्रिकेट ने उन्हें जीवन दिया, जिस क्रिकेट ने उनको भगवान बना दिया एक तरह से, उस क्रिकेट को जब वो खेलते थे तो टीम इंडिया की तरफ से खेलते थे। जैकेट पहनते थे, उस पर इंडिया लिखा होता था। और भाई क्यों खेलते थे? अगर इंडिया निशानी है गुलामी की, तो इंडिया लिखी हुई टी शर्ट पहन के खेलते क्यों थे? गिल्ली डंडा क्यों नहीं खेलते थे? वो तो भारत का खेल था। आके कहीं ऊसर में, खेतों में खेले होते गिल्ली डंडा। लेकिन आज वो लोग बोलेंगे, वो लोग ये नहीं बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश की 230 मंडियों में लगभग 4,000 से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा व्यापारी क्यों हड़ताल पर हैं? क्यों अनाज की खरीद नहीं हो रही है? क्योंकि मंडियों का शुल्क इस सरकार ने बढ़ा दिया है, जो किसानों से और व्यापारियों से वसूला जाता है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि अगर इंडिया नाम हट जाता है और भारत नाम कर दिया जाता है, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि 2014 में जो आंकड़े बताते हैं, 2018 में एक स्वाजीलैंड नाम के एक अफ्रीकी देश ने अपना नाम बदलकर स्वातिनी कर लिया था। उसके जो आंकड़े आए थे कि उस नाम बदलने के कार्यक्रम में उस देश ने लगभग $60 मिलियन
खर्च किए थे। 2018 में स्वाजीलैंड नाम का एक देश था अफ्रीकन, उस देश ने अपना नाम बदलकर ईस्वातिनी कर लिया था। उसमें खर्च आया था $60 मिलियन। अब अगर इंडिया हटाया जाता है और भारत किया जाता है तो खर्च आएगा उन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 14,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़। अब देश के लोग एक बात का जवाब दें, क्या ये 14,000 करोड़ 15,000 करोड़ खर्च करके कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाए जा सकते देश में, जिस ऑक्सीजन के बदले लोग मरे थे अभाव में? क्या उसके बाद कोविड के बाद एक भी कंपाउंडर तक की भर्ती इस सरकार ने की जिन व्यवस्थाओं से हम जूझे थे? उसके बाद 14-15,000 करोड़ सिर्फ अपनी ईगो के लिए, सिर्फ विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। जो करेंसी है, जो नोट है, जो पैसा है, जो रुपया है हमारे देश का जो चल रहा है, जिस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नोट पूरे वापस लिए जाएंगे, नए प्रिंट करके देने पड़ेंगे। तमाम से मंत्रालयों में इंडियन रेलवे पे भारतीय रेलवे लिखना पड़े, तमाम पूरा कोई कागज, ऐसा कोई दफ्तर, ऐसा कोई विभाग है ही नहीं जहां इंडिया लिखा नहीं है। संविधान से लेकर साइकिल की दुकान तक इंडिया शब्द को मिटाने में कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, और ये जो पैसा खर्च होगा ये किसी व्यक्ति के घर से नहीं आया है, न किसी ने चाय बेचकर इकट्ठा किया है। ये पैसा उसी 50% भारत का है जो गरीब है, भुखमरी की कगार पर है। वो जीएसटी के माध्यम से जब माचिस भी खरीदता है तो इस देश की सरकार को टैक्स देता है। वही 50% जो इस देश में 64% टैक्स देते हैं, और उन्हीं 50% का वो 64% टैक्स इसमें खर्च किया जाएगा। 15,000 करोड़ अगर इंडिया किया जाता है तो, इंडिया हटाया जाता है तो क्या ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है? ये देश को देखना होगा कि भारत को क्या मिलेगा इंडिया हटाकर। और जो भारत गरीबी से जूझ रहा है, जो 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, क्या उन्हें जरूरत है इंडिया भारत, इंडिया भारत? ये जो बेवजह की झगड़ा कराने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान में झगड़ा कराते हैं, जो बैकवर्ड और सवर्ड में झगड़ा कराते हैं, जो सवर्ड में भी ठाकुर और ब्राह्मण में झगड़ा कराते हैं, जो ठाकुर और दलित में झगड़ा कराने वाले लोग हैं, जो ईसाई और हिंदुओं में झगड़ा कराने वाले लोग हैं। अरे ये तो धर्मों की बात है। याद करिए वो दौर जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे तो राजमाता सिंधिया को इन लोगों ने भाजपा में शामिल करके भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। माँ बेटे में झगड़ा करा दिया, अपर्णा यादव और सैफई परिवार में झगड़ा करा दिया, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर और सुहेल देव समाज पार्टी को जो 2 भागों में बट गई, अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल माँ बेटी में झगड़ा है, शरद पवार और अजीत पवार, सुप्रिया सुले चचा भतीजे और बहन भाई में झगड़ा है, एकनाथ शिंदे जो जिन्हें बाला साहब ठाकरे अपना दस्तक पुत्र मानते थे तो पुत्र और दस्तक पुत्र में झगड़ा करा दिया, वरुण गांधी राहुल गांधी भाई भाई में झगड़ा, मेनका गांधी सोनिया गांधी देवरानी जेठानी में झगड़ा। और देश में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जहां परिवारों को तोड़कर इन्होंने राजनीतिक रोटियां अपनी सेंकी हैं। ये वो लोग हैं जो देश में ही नहीं बल्कि परिवारों को भी तोड़ने की कला जानते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ये सवाल करने की जरूरत है जब भी कोई इंडिया और भारत के नक्शे को समझाने आए तब, कि इंडिया हटने से भारत को क्या मिलेगा। जो असली भारत है, जो 85% भारत है, जो गांवों में रहता है, जो गलियों में रहता है, जो ऑक्सीजन के अभाव में मरता है, जिसे दरोगा बकरी चोरी हो जाए तो दरोगा एक बकरी से ज्यादा रिश्वत लेकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करता है, उस भारत को क्या मिलेगा। इन्हीं सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हमारा निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।